अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अनम तनवीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अल-शिफा आई केयर। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एंड हियर वी आर जॉइंड बाय प्रोफेसर मंजूर हसन मलिक साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। और सर, आज हमें काफ़ी सारी जो हमारे कन्फ्यूजन्स होते हैं पेशेंट को होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, वो क्लियर करेंगे। मरीज़ के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं जो वो एक डॉक्टर से भी पूछ नहीं सकता है जब वो विज़िट करता है डॉक्टर के पास, और इसी कन्फ्यूजन के अंदर वो रहता है और इसमें ना उसकी आंखों का डैमेज हो जाता है, नज़र को डैमेज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसका मकसद भी बेसिकली यही है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम क्लियर करें। और स्टार्ट करते हैं सर। जी मिसबा जी, बताएं कौन से जहन में आपके। जी सर। एक तो आपका ये सवाल है कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है और बीमारियाँ ऐसी होती हैं जी सर। कि उनको पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रहा होता है। जी सर। तो उसमें चंद एक बीमारी ऐसी हैं, मसलन सबसे अहम बीमारी जो है वो तो है काला मोतिया। ग्लाकोमा जो है दो तरह का होता है, लास्ट पोस्ट क्लास में बताया था। एक में पेन होता है, जी उसमें सर। तो पेन की वजह से, दर्द की वजह से धुंधलापन और चूँकि शदीद दर्द होता है, उसकी वजह से मरीज़ मजबूर होकर भी डॉक्टर के पास जाता है। दूसरा जो है ग्लाकोमा, वो पेनलेस होता है, उसमें दर्द भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और आहिस्ता के हाथ तक ख़त्म हो जाती है। तो वो सबसे अहम है, क्योंकि वो एक खामोश कातिल है नज़र का। तो उसका उसको ना सिम्टम है, ना पता चलता है, ना कभी वो डॉक्टर के पास जाता है। तो अक्सर वो कोएक्स के पास जाते हैं। तो कोएक्स उसको कहते हैं कि अभी मोतिया सफ़ेद आ रहा है, सफ़ेद मोतिया आएगा, पक जाएगा तो इसका ऑपरेशन करा लेना। लेकिन वो सफ़ेद मोतिया के पकने के इंतज़ार में जब वो डॉक्टर के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास जाता है, तो उससे कहता है जी मैं तो ऑपरेशन कराना है, मोतिया मेरा पक चुका है, नज़र मेरी बंद हो गई है। तो डॉक्टर साहब जो देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो आपको काला मोतिया था, नज़र आपकी डैमेज हो चुकी है, अब तो इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। एक तो मेन बीमारी जो है वो कॉमनली ये चलती है, जिससे काफ़ी लोग नज़र से महरूम हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ जो है वो आमतौर पर शुगर का तो इलाज कराते हैं, लेकिन आँखों के पर्दे नहीं चेक कराते। उनको मालूम भी नहीं होता कि अभी आँखों के पर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। ये तो लोगों ने सुना होता है कि गुर्दे भी ख़राब होते हैं, बाज़-औक़ात गैंग्रीन हो जाती है, पाँव भी ख़राब होते हैं और इस तरह के मसाइल होते हैं। लेकिन उनको आम तौर पर ये नहीं पता कि शुगर जो है वो आँखों पर भी असर करती है और उससे भी यानी बीनाई का लॉस हो सकता है, ईमान अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। तो दूसरी जो उसमें कोताही ये होती है कि जो डॉक्टर साहबान इनको चेक कर रहे होते हैं, शुगर वाले मरीज़ों को, वो भी उनको गाइड नहीं करते कि आप जाएँ आँखों को भी चेकअप कराएँ, मुआयना करवाएँ और ख़ास तौर पर पर्दे चेक करवाएँ कि कहीं आपके शुगर की वजह से पर्दे ख़राब तो नहीं हो रहे। वो भी उस लेवल पे भी कोताही होती है, जिसकी वजह से और लाइल्मी की वजह से लोग अपना चेकअप ही नहीं कराते, आँखों का मुआयना नहीं कराते। तो जब हमारे पास पहुँचते हैं, यानी आई सर्जन के पास पहुँचते हैं लोग ये, तो उस वक्त इनके पर्दे काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में एस्टेब्लिश हो चुकी होती है। उस सूरत में फिर हम इलाज तो करते हैं उनका, लेकिन अगर एस्टेब्लिश्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उस सूरत में उसका इलाज एक तो मुश्किल होता है। मुश्किल ना भी हो तो नज़र का रिवर्सिबल मुश्किल होता है कि नज़र वापस नहीं आती, ज़्यादा रिकवर हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन वापसी यानी बिल्कुल 100% क्लियर होना मुमकिन नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट्स जो शुगर वाले हैं, वो अगर अपना मुआयना सालाना तौर पर आँखों को चेक कराएँ और ख़ास तौर पर डॉक्टर को बताएँ कि हमारे आँखों के पर्दे चेक किए जाएँ शुगर के हवाले से। तो उस सूरत में जब हम अगर इस तरह की रूटीन बन जाए, लोग दिखाते रहें, तो हमें शुगर के असरात पर्दे के ऊपर अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे, टाइमली हम उसको देख पाएंगे, नज़र आ जाएंगे। उस वक्त इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, जिसमें यानी ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करने के साथ हम उनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज करते हैं लेज़र शों के साथ या इंजेक्शन के साथ।
और ये आम तौर पर इन दो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट से ये कंट्रोलेबल हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, यानी लेज़र लगाने से या इंजेक्शन लगाने से। लेकिन अगर यही केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, लेट हो जाएं, बहुत देर हो जाए, तो उस वक्त फिर पर्दे जो है वो डिटैच हो जाते हैं, पर्दों के ऊपर काफ़ी ब्लड वेसल्स प्रोलिफरेट कर जाती हैं, फाइब्रोवास्कुलर बैंड बन जाते हैं, ट्रैक्शनल बैंड बन जाते हैं, पर्दे उखड़ जाते हैं। फिर ऐसे मरीज़ों को ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो उस सूरत में फिर ये है कि ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जहाँ पर हम यानी चंद एक हज़ार में इसका कर इंजेक्शन या लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी जगह पे लाखों में जाकर वो पर्दे के ऑपरेशन होते हैं और फिर वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता जो हमें शुरू में अगर इलाज हो जाता तो वो रिज़ल्ट हमें मिल जाता। तो दूसरी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं, लोग को पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता नज़र ख़त्म हो जाते हैं, वो यही है कि शुगर के मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी। तीसरा एक फैक्टर जो है वो बच्चों में होता है, बहुत कॉमन है, बच्चों को लोग चेक नहीं कराते। एक तो रूटीन में स्कूल एज में कोई नहीं चेक कराता, ना स्कूल्स में रिवाज है गवर्नमेंट लेवल पे ना प्राइवेट के बच्चों को चेक किया जाए। जब बच्चा स्कूल जाता है, दाखिल होता है, तो उस वक्त इनका चेकअप होना ज़रूरी है, आई का चेकअप हो। ऐसा रिवाज नहीं है हमारे पास, तो पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं, वो भी रूटीन में चेकअप नहीं कराते बच्चों को। उसमें कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी आँख में रिफ्रैक्टिव एरर होता है, ऐनक ज़रूरी होती है, और ऐनक के अलावा उसमें फ़र्क होता है, यानी एक आँख उनकी ज़्यादा कमज़ोर है, एक जो है उसका नंबर कम है, एक का ज़्यादा है। तो इस तरह का जहाँ फ़र्क आता है, तो उस सूरत में वो आँख अम्ब्लाइपिक हो जाती है, लेज़ी हो जाती है, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर तो हम ऐसे बच्चों को बचपन में ही डिटेक्ट कर लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ऐनक लगाते हैं और साथ पैचिंग थेरापी करते हैं, तो ये बच्चे इनकी नज़र रिकवर हो सकती है। लेकिन ये तकरीबन 9, 10, 11 साल की उम्र तक तो ये रिकवरी पॉसिबल होती है। बाज़ इस उम्र के बाद हम ट्राई तो करते रहते हैं, लेकिन उतनी अच्छी रिकवरेबल विजन नहीं मिलती हमें, जितनी अगर हम 9 साल से पहले की एज में हमें मालूम हो जाए और उसकी पैचिंग शुरू कर दें, इसकी ऐनक लगवा दें, तो वो रिकवरी बहुत अच्छी और फास्ट होती है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर सामने आती हैं। तो हम लोग मुझसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आपको जब भी आपको कोई नज़र का मसला नहीं भी है, तो हम बड़ों में कहते हैं कि 35-40 साल की एज में हर कोई अपना चेकअप ज़रूर कराए। अगर शुगर का मरीज़ है उसे तो लाजिम है, और हर साल वो फिर सालाना तौर पर अपना डिटेल चेकअप शुगर का मरीज़ कराता रहे। और अगर ग्लाकोमा डायग्नोज हो गया है या अगर डाउट हो गया है, उसको तो फिर पूरा फॉलो अप करना पड़ेगा, उसकी पूरी फाइल बनेगी, वो अपने टेस्ट भी कराएंगे, ओसीटी, पेरीमेट्री और अपनी फाइल, प्रेशर का चेकअप, सारी चीज़ें वो कराते रहेंगे। तो ये अहम चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर हमारे सामने आती हैं। तो जी और सर। अच्छा, इसके अलावा कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया की तरफ आते हैं। सफ़ेद मोतिया का आप हमें बताएंगे ये क्या होता है बेसिकली, क्या इसका मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से ये बन रहा होता है, और क्या इसकी टाइप्स होती हैं? और अक्सर मरीज़ हमारे से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं और इसी कन्फ्यूजन में बेसिकली रहते हैं कि इसका जो ऑपरेशन है वो कब करवाना चाहिए, कौन सा सूटेबल टाइम होता है, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि अब जो हमारा कैटरेक्ट है वो दैट इज़ रेडी टू ऑपरेट। वैसे अब इसमें यह है कि मोतिया जो है ये कुदरती हमारा एक शफाफ लेंस है आँख के अंदर, कुदरत ने रखा है, अल्लाह मियाँ ने रखा है हमारी आँख के अंदर, जो कि ये बाई कन्वेक्स होता है, यानी इसकी अगली सतह भी कर्व्ड है, एंटीरियरली कर्व्ड है, और पिछली सरफेस भी एंटीरियरली कर्व्ड है। ये बाई कन्वेक्स शेप का लेंस है, आगे भी कन्वेक्स है और पिछली सरफेस भी कन्वेक्स है, बाई कन्वेक्स टाइप लेंस है, जो कि हमारी जो चीज़ें हम देखते हैं वहाँ से शुआएँ आती हैं, तो उन लाइट रेज को मरकूज़ करता है रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर जब ये मरकूज़ करता है तो हमें चीज़ की छवि बनती है, फिर वो छवि दिमाग में जाती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो इस तरह हम देखने के काबिल हो जाते हैं।
ये कुदरती शफाफ लेंस जो अल्लाह मियाँ ने हमारी आँख के अंदर रखा है, ये बाज़ बीमारियों की वजह से और बाज़ औक़ात एज के साथ ये हार्ड हो जाता है और ये ओपेक हो जाता है। मीन अगर शफाफ है तो ये अपनी शफाफियत को लूज़ कर जाता है, यानी टाइम के साथ ये मैला हो जाता है। और हत्ता कि उम्र के साथ जब ये ज़्यादा होता है तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, पक जाता है और वाइट हो जाता है। फिर हमें पुतली में भी वाइट नज़र आता है बाज़ औक़ात, जिससे हमने इसको नाम रखा है वाइट सफ़ेद मोतिया या वाइट कैटरेक्ट। तो ये वही कुदरती लेंस जब मैला हो जाता है तो हमें इसको रिप्लेस करना होता है। हम इसको ऑपरेशन करके इसको इसकी सफाई करते हैं। आजकल लेटेस्ट तरीके हैं और मैं आपको बाद में अगली पॉडकास्ट में बताऊंगा कि इसको कैसे आप तरीके इलाज क्या है। तो अभी यह है कि इसमें फिर वही सफ़ेद जो ट्रांसपेरेंट लेंस है, जब वो मैला हो जाता है तो हम उसको ऑपरेट करके उसकी सफाई करते हैं, उसको रिमूव करके उसके अंदर मसनूई लेंस डालते हैं। मसनूई लेंस भी वही काम करता है जो हमारा कुदरती लेंस करता था। वो लाइट रेज को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, वहाँ से इमेज बनती है, दिमाग में जाती है, तो सारा ये फोकस होके हमें चीज़ फिर अवेलेबल होती है, देखने के काबिल होते हैं। तो ये सफ़ेद मोतिया जैसा कि मैंने बताया है कि उम्र के साथ बन जाता है। जैसे हमारी जल्द हार्ड हो जाती है तो वो भी लेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होकर उसकी प्रोटीन डल हो जाती हैं, तो वो वाइट हो जाता है, नज़र फिर बंद हो जाती है ज़हरे। जब एक शफाफ चीज़ मैली हो जाएगी तो फिर नज़र आना भी कम हो जाता है और अल्टीमेटली जब ज़्यादा पक जाता है तो नज़र बंद हो जाती है। तो इसका एक तो ये है। दूसरा, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से मोतिया बनता है। मसलन सोजिश होगी आँख के अंदर, सोजिश की वजह से। फिर उसके अलावा हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सोजिश के इलाज के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड वगैरह। स्टेरॉइड से मोतिया बन जाता है। और कुछ लोग बच्चों में जब एलर्जी के केसेस होते हैं तो वो स्टेरॉइड्स का यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं एलर्जी के कंट्रोल के लिए, या डॉक्टर ने तो नहीं कहा होता, लोग खुद उसको चूँकि रिलीफ नज़र आता है स्टेरॉइड में, तो वो मेडिकल स्टोर से कोई सेल्फ मेडिकेशन किसी लोगों से पकड़ लेते हैं, तो स्टोर से पकड़ लेते हैं। एक दफ़ा जिसने उसको फ़ायदा दिया उसको वो मुस्तकिल डालना शुरू कर देते हैं। तो स्टेरॉइड की वजह से भी फिर वो सफ़ेद मोतिया जो नॉर्मल जो लेंस था, शफाफ था, वो मोतिया में कन्वर्ट हो जाता है, सफ़ेद मोतिया में। अल्टीमेटली बच्चों में स्टेरॉइड की वजह से मोतिया बन जाना, बड़ों में सोजिश की वजह से प्लस स्टेरॉइड के इस्तेमाल से मोतिया बन जाना। इसके अलावा किसी बच्चों में या बड़ों में कहीं चोट लग जाती है तो चोट की वजह से ट्रॉमेटिक अटैक बन जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं जिसके अंदर पैदाइशी कुछ बीमारियां होती हैं, तो उनकी वजह से भी मोतिया बनना शुरू हो जाता है आँख के अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये चंद वजूहात हैं जो अहम हैं, वो हमने बताई हैं कि उससे मोतिया बन सकता है। ज़्यादातर हमारे पास जो होता है वो बच्चों में दवाइयों के साथ बन सकता है, बड़ों में एज के साथ। इसके अलावा बच्चों में पैदाइशी मोतिया भी होता है। बाज़ औक़ात वालदा की जिसमें कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से बच्चे को पैदाइशी तौर पर जैसे पैदा होता है उसमें वो मोतिया ज़ाहिर हो जाता है, या बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त नहीं था, चंद महीनों बाद या चंद सालों बाद सफ़ेद मोतिया ज़ाहिर होता है, तो उसको हम कहते हैं कंजेनिटल ग्लाकोमा, यानी पैदाइशी ग्लाकोमा। तो लिहाजा बच्चों में भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है, लेकिन उसकी वजह वो नहीं है जो आमतौर पर सिनाइल या एज के साथ होता है। तो ये इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। फिर इसका इलाज यही होता है कि हम इस मोतिया को रिमूव करते हैं, साफ़ करते हैं। साफ़ करने के तरीके फिर हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो इनको फिर हल ये होता है कि इसको हम मसनूई लेंस के साथ इसको एक्सचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और उससे फिर हमारी नज़र बहाल हो जाती है। तो सर इसके जो आपने अभी बताया है कि इसमें हम आर्टिफिशियल लेंस रखते हैं,
उसकी टाइप्स होती हैं लेंस की, उसका क्या होता है कि किस तरह का होता है, क्या उसकी टाइप्स होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में भी गाइड कर दें, क्योंकि मरीज़ को वो पता नहीं चल रहा होता कि हम कौन सा लेंस डलवाएं, कौन सा अप्रोप्रिएट है हमारे लिए। तो वो भी प्लीज़ आप क्लियर कर दें हमें। जी। अच्छा, इससे पहले बेसाहिबा ये है कि जो थोड़ा सा हम मुख्तसर जो है ना लेंस की टेक्निक की किस तरह हम साफ़ करेंगे। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें ये टेक्निक है कि हम बग़ैर टाँके और बग़ैर टीके के आँख को दवाई के साथ कतरे डाल के सुन्न कर लेते हैं। सुन्न करने के बाद ये जो ब्लैक हिस्सा है हमारा कार्निया है और बाहर वाला वाइट हिस्सा है, इसके ऊपर यानी 12 o'clock पोजीशन पर हम छोटा सा कट देते हैं जो कि पेंसिल की टिप के तकरीबन बराबर होता है। तो उस टिप के थ्रू हम मोटराइज मशीनें हैं, फेको मशीन होती है जो कि कंप्यूटराइज होती है, तो उसकी मशीन का जो हमारे हाथ में जो हैंड पीस होता है उसकी टिप भी तकरीबन पेंसिल की टिप के बराबर होती है। उसके साथ हम उससे पहले हम लेंस की जो एंटीरियर सरफेस है उसमें कैप्सुलाटमी करते हैं, क्योंकि उसकी जो बाहर वाली जो लेयर है वो इलास्टिक और थोड़ी टफ है। उसको हम ब्रेक करके उसके बाद हम न्यूक्लियस और जो लेंस बेंटर है उसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने के बाद हम उस फेको मशीन की हैंडल जो हमारे पास हैंड पीस है उसकी टिप के थ्रू हम उसी छोटे सुराख में से अंदर जाकर मोतिया को वॉश कर लेते हैं। मोतिया को ब्रेक करके मोतिया को वॉश कर लेते हैं, यानी उस मशीन के ज़रिए हम वो जो हार्ड मोतिया था उसको अंदर ही अंदर इमल्सीफाई कर लेते हैं। उसका वो आटे की तरह बारीक हो जाता है और उसी के अंदर ही सक्शन सिस्टम होता है, वॉश भी हो जाता है और वो फिर आटा टाइप जो बन जाता है वो भी हम सक्शन में सक भी कर लेते हैं। इस तरीके से जो मोतिया अंदर था वो साफ़ हो जाता है। लेकिन लेंस की बाहर वाली झिल्ली, ये इंटीरियर पार्ट थोड़ा सा रेमोस की इक्वेटर पोस्टीरियर कैप्सूल, इसकी अटैचमेंट्स ये मौजूद रहती हैं, यानी लेंस की जो बाहर वाली झिल्ली है उसका मेन पार्ट और अटैचमेंट्स वो मौजूद हैं, उसी के अंदर ही हम लेंस रख देते हैं। जो आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं वो उसी सुराख में से, वो फोल्डेबल होता है, फोल्डेड होता है, एक सिरेंज के अंदर लोडेड होता है। वो लोडेड सिरेंज के थ्रू हम उस जो छोटा सा कट हमने दिया था पेंसिल टिप जितना, उसी में से हम उस इंजेक्ट करते हैं। वो लेंस अंदर जाके रिप्लेस हो जाता है उसी कैप्सूलर बैग में जो कि मोतिया हमने साफ़ किया है और उसके ये रखा था हमने कैप्सूलर बैग, उसी के अंदर ये लेंस जाके प्लेस हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो ओपेक लेंस था, मैला लेंस था, मोतिया बन चुका था, उसको हमने साफ़ करके आर्टिफिशियल लेंस हमने डाल दिया, वो उसके अंदर प्लेस हो गया। इस तरीके से सेफली कट हमारे पास बहुत छोटा है, अब उसमें हम सेलाइन इंजेक्ट करके या ईयर इंजेक्ट करके वो हमारा सेल्फ सील्ड हो जाता है, यानी हमें वहाँ कोई स्टिच लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि कट बहुत छोटा होता है। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है, मरीज़ को कुछ ज़्यादा परहेज़ नहीं करनी पड़ती, उठने बैठने में हमें कुछ ज़्यादा मुमानत नहीं करनी पड़ती। और जो पहले सिस्टम में होता था कि अब स्टिच लगे हुए हैं या स्टिच के बगैर ऑपरेशन होते थे उस वक्त, तो मरीज़ बेचारा बेड पे लेटा रहता था, हिलना चुलना मना होता था, बहुत सख्त पाबंदियाँ सख्तियाँ होती थी। वो सारी सख्तियाँ पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि अब सिस्टम जदीद हो गया है, टाँके टीके बगैर है, छोटा सा कट है, हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, मरीज़ सेफ़ है, उठ के चल फिर सकता है और ऑपरेशन करा के ज़हर पैर थिएटर से पैर खुद वो चल के जाता है। तो ये सारी चीज़ें एडवांस्ड ट्रीटमेंट के साथ पॉसिबल हुई हैं और ये अब इस तरीके से जब ऑपरेशन होता है उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इस तरीके के साथ जब हमें केसेस मिलते हैं तो इसकी जो एफिकेसी है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो यानी पहले के सर्जरियों की निस्बत बहुत अच्छे हैं। और आपका जो सवाल था अगला कि इसमें कौन से लेंस डाले जाएंगे, तो लेंस तो आजकल ज़ाहिर वही हम फोल्डेबल ही रिकमेंड करेंगे,
बड़े लेंस ना डालें, कट बड़ा ना करें, वही फोल्डेबल लेंस ही डालेंगे जो उसी कट में पास हो सके। वो फोल्डेड होते हैं, सिरिंज में लोडेड हो जाएंगे और उसके बाद उसी सुराख में से आप डालेंगे, तो वो इनको हम कहते हैं फोल्डेबल लेंसेज। फोल्डेबल लेंसेज में ये है कि ये टाइप्स हैं कुछ, इसमें मोनोफोकल लेंसेज भी हैं, मल्टीफोकल भी हैं। मोनोफोकल का ये होता है कि जो यूजुअली हम लेंस इस्तेमाल होते हैं उसमें ये मोनोफोकल लेंसेज दूर की नज़र क्लियर देंगे, नज़दीक के लिए अक्सर चश्मा लगाना पड़ता है, नज़दीक रीडिंग के लिए या कोई बड़ी काम करना है तो उसके लिए आपको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। दूसरे आजकल मल्टीफोकल लेंस आ गए हैं, ट्राईफोकल हैं, एडॉफ लेंसेज हैं, जो कि दूर, नज़दीक और दरमियाने फासलों को कवर करते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स के मुताबिक वो थोड़ी सी लिमिटेशन है उसमें, वो अलग डिटेल है, लेकिन वो कैटेगरीज जो है वो बेसिकली दूर और नज़दीक को की सहूलत देने के लिए बनाए गए हैं। तो उसमें आप मेनली ये देखें कि मल्टीफोकल लेंसेज, जिसमें दूर, नज़दीक और दरमियानी फासलों के लिए नज़र बहाल हो जाती है, आपको ग्लासेस से तकरीबन छुटकारा मिल जाता है। वो आपको तकरीबन 90% विजन नज़दीक की मिल जाती है और 90% दूर की भी मिल जाती है। तो ये मुख्तलिफ, फिर उसमें लेंसेज की कुछ क्वालिटीज़ हैं कि ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, नॉन ब्रांडेड हैं, उसमें ज़ाहिर है फिर प्राइसेस का फ़र्क आता है। वो फिर पेशेंट टू पेशेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा लेंस किस को सूट करेगा, तो वो फिर हम डिस्कस करके उसके मुताबिक फिर लेंस डालते हैं। और इस टेक्निक के थ्रू यानी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, सहूलत बहुत ज़्यादा हो गई है लेंस के साथ कि आपको नेचुरल विजन आलमोस्ट मिल जाती है। जैसे आपको जो भी आपका जॉब है, बहुत अगर यानी बहुत हाई क्वालिटी आपका काम है या लो क्वालिटी है, हर तरह की शोबा ज़िंदगी के लिए वो बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। आपके विजन की जो रिकवरी है वो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल हो जाती है। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन जो है वो पेशेंट अक्सर आते हैं और उनके माइंड में ये होता है कि सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन कराएंगे तो उसके बाद हमें दूर की या करीब की जो है वो ऐनक नहीं लगानी पड़ेगी। वो तो आपने मल्टीफोकल का बता दिया है कि ऐनक उसे 90% कवर हो जाता है, लेकिन ये जो दूर का नंबर होता है वो अक्सर पेशेंट आगे कहता है कि ऑपरेशन भी करवाया लेकिन फिर भी ऐनक लगवानी पड़ रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, दूर का नंबर बाज़ औक़ात देखें, ये सारा कुछ जो हम सेटअप होता है, मशीनें होती हैं, हम लेंस एस्टिमेट करते हैं, चेक करते हैं, तो ऑपरेशन से पहले ज़ाहिर है कि असेसमेंट की जाती है, हिस्ट्री भी लेते हैं कि पहले विजन कैसी थी, ग्लासेस तो नहीं लगाते थे, प्लस मशीनों पे चेक करते हैं। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक रिज़ल्ट हो। तो सम टाइम जिन सेटअप्स में रश ऑफ वर्क होता है या बाज़ औक़ात कहीं भी वो थोड़ी एस्टिमेशन में फ़र्क आ जाता है। मशीन के जो चेकअप है उसमें एस्टिमेशन ऑफ द IOL जो हम करना चाहते हैं ऑपरेशन से पहले, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। उससे फ़र्क ये होता है कि आपको दूर में जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा कम आता है। अच्छा, उसका फ़ायदा फिर ये होगा अगर दूर में कम आए तो अक्सर उसके उसमें वो नज़दीक का बेहतर हो जाता है। तो यानी अगर आपको फ़र्ज़ किया दूर का बिल्कुल 100% क्लियर था तो आपको नज़दीक लगानी है 2 नंबर प्लस। तो अगर आपका दूर का नंबर रह जाता है आधा या पौना, दूर का माइनस, तो आपको उतना नज़दीक का फ़ायदा हो जाता है। नज़दीक में आपको +1 या +1.5 या 2.5 लगाना पड़ेगा, देन अल्टीमेटली उसका भी रिज़ल्ट आपको रिवार्ड मिल जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि दूर में भी प्लस लगाना पड़ रहा है और नज़दीक में भी प्लस लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन बाहर ये सारी कोशिश है, एस्टिमेशंस हैं, मशीनें हैं, तो कोशिश हर किसी की ये होती है कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हो और ताकि मरीज़ भी मुतमईन हो और जो ऑपरेशन भी कामयाब हो और उसकी जो ऑपरेशन की तवक्कुआत हैं वो भी पूरी हो। और मल्टीफोकल में भी इसी तरह होता है कि मल्टीफोकल में ज़्यादातर दूर का जब दोनों आँखें हो जाएँ तो तब तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, अदरवाइज़ 90% 95% दूर का भी हो जाता है।
और नज़दीक का भी दोनों आँखें मिला के 100% हो जाता है, 95% दोनों आँखों के साथ अक्सर हो जाता है। तो ये बात एक काविश होती है और कोशिश काफ़ी हद तक ये कामयाब है माशाल्लाह। तो सर आप एक और चीज़ हमें बताएंगे कि जो अभी आपने बताया है कि उसकी रिकवरी जो है वो फ़ौरन हो जाती है, तो आफ्टर हाउ मैनी डेज़ पेशेंट जो होता है वो उसको क्लियर विजन मिलता है? क्योंकि पेशेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी जो पट्टी है वो खुली है और फ़ौरन ही मुझे साफ नज़र आने लग जाए। तो उसमें आप बताएंगे कि कोई स्वेलिंग होती है या कुछ इस तरह का होता है ऑपरेशन के बाद, कितने दिनों के बाद हमें जो है क्लियर विजन मिलती है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये मसला हमारे पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं। ऑपरेशन कहीं से कराया होता है, हमें बताते हैं कि जी हमने कल ऑपरेशन कराया था, आज पट्टी खोली है, तो हमें धुंधला नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो इसके बाद 2-3 दिन बाद पूछते हैं, कोई हफ्ते बाद पूछता है। इसमें ये होता है कि देखें, एक बड़ा ऑपरेशन है ये। ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों का, डॉक्टर साहबान का स्टाइल होता है कि वो उसको सेलाइन डालकर सील करते हैं। अगर सेलाइन डालकर हम सील करते हैं तो वो तो आपको दूसरे दिन भी नज़र आएगा, 100% नहीं होगा, लेकिन ये कि 25%, 50% या इवन 70 से 80% नज़र आता है। लेकिन अगर बाज़ औकात, बल्कि अक्सर औकात, डॉक्टर साहबान जो है वो ईयर इंजेक्ट कर देते हैं। जब लेंस डाल देते हैं, लेंस डालने के बाद उसको सेव करने के लिए थोड़ी ईयर डालते हैं, ताकि वो लेंस प्लेस हो जाए, सेफ हो जाए। और वो जो छोटा सा कट है, जो पेंसिल टिप जितना मैंने बताया था, उसमें वो जो दवाई है या सेलाइन है, वो लीक होने का इम्कान उसमें होता है थोड़ा सा। तो लिहाजा एयर बबल के साथ वो लीकिंग का इम्कान नहीं रहता। उससे ये है कि हमारे चूँकि देहाती इलाके हैं, लोगों ने घर जाना आता है, थोड़ी बेहतियाती होती है, तो इसलिए हम एयर बबल डालकर उसको सेव करने के कर देते हैं, ताकि मरीज़ उठेगा बैठेगा तो एयर बबल लीक नहीं होता। तो इस वजह से जब तक एयर बबल 1 या 2 दिन है, वो रहता है, तो आगे बबल सा नज़र आएगा देखने वाले को, और पेशेंट को आगे बबल की तरह ब्लैक शेडो आएगा और नज़र उसमें से धुंधला आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे जैसे ये बबल छोटा हो जाएगा, कम होता जाएगा, नज़र उसकी क्लियर हो जाएगी। तो आमतौर पर ये 1-2 दिन के अंदर ये बबल क्लियर हो जाता है। फिर यह है कि पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा सोजिश होती है, क्योंकि हमारे लोग जो है वो मोतिया को बाजू का ज़्यादा पका देते हैं, बहुत हार्ड होता है मोतिया, तो उसके ऑपरेशन के साथ पे थोड़ा सा कार्नियल एडिमा होता है, तो वो उसको रिकवर होने में तकरीबन हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए नज़र उनकी बहाल होती है, शुरू में थोड़ी होती है, फिर 2-3 हफ्ते में और क्लियर हो जाती है। तो आम तौर पर हम रखते हैं 2-3 हफ्ते का मार्जिन रखते हैं कि नज़र क्लियर हो रही है, हो जाती है। फिर अल्टीमेटली हम इसको महीने बाद, 1.25 महीने बाद, जब दवाइयाँ भी टेपर हो जाती हैं, फिर हम इन लोगों का ऐनक का नंबर निकालते हैं कि हो सकता है कोई रिफ्रैक्टिव एरर, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, कि हो सकता है कि आपको छोटा मोटा कोई नंबर दूर का लगाना पड़ता हो या नज़दीक का। तो उसके लिए फिर हम उसकी ऐनक का नंबर चेक करते हैं तकरीबन महीने 1.25 महीने बाद। तो उससे फिर यह है कि जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उसको क्लास लिख देते हैं। तो ये फिर प्रोसीजर इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। सर आपके पास माशाल्लाह से ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग आते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई उनको मैसेज देना चाहते हो? आपसे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि वो जब आपके पास आते हैं, ऑपरेशन के लिए आते हैं, या उनको किस तरह, मतलब पेशेंट्स के माइंड में होता है ना कि क्या हम तैयारी करके आएँ, कितने दिन लगेंगे, तो वो अगर आप अपने पेशेंट्स को मैसेज कोई देना चाहें हाँ तो जी, इस सिलसिले में ये है कि आमतौर पर लोग पूछते हैं ऑपरेशन के लिए हमने आना है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या तैयारी करके आएँ, क्या हमें होटल में रहना पड़ेगा, कि हमारे हॉस्पिटल में हमें कोई रूम मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और लोगों में अक्सर ये हमसे पूछते हैं जब आते हैं। तो क्योंकि चूँकि अक्सर लोग मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, तो ये जनरल एडवाइस बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन देना। उसके लिए ये है कि हमारे पास सेटअप मौजूद है, रूम्स मौजूद है, साइड रूम्स, उसमें सहूलतें मौजूद हैं, एसी वगैरह अवेलेबल है हर चीज़।
तो पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको रूम्स वगैरह देते हैं, वो हमारे पास रहते हैं। आम तौर पर जो ऑपरेशन होता है, हम मरीज़ को टाइम देते हैं, बुलाते हैं पहले, उस दिन हम उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसके ज़रूरी टेस्ट जो है वो कराने के बाद उसी दिन हम रात को ऑपरेट कर देते हैं। और रात को ऑपरेट करने के बाद अगले दिन आमतौर पर इन मरीज़ों को छुट्टी देते हैं और वो लोग घर चले जाते हैं। हमारे पास सुपेंट के केस होते हैं, टोसिस के हैं, जाइमन ग्लाकोमा के, कैटरेक्ट के। तो इनमें पट्टी जो है हम रात को तो लगाते हैं ऑपरेशन के बाद, सुबह ये पट्टी उतार कर हम इनको घर भेजते हैं। तो पट्टी सुबह जब जाते हैं ये लोग, इनको पट्टी नहीं लगी होती। जो कैटरेक्ट वाले केसेस हैं, मोतिया सफ़ेद वाले, उनको हम ग्लासेस देते हैं, और ग्लाकोमा वाले केसेस को वो डार्क ग्लासेस लगा लेते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। जो सुपेंट वाले हैं वो भी ज़रूरत नहीं लगाने की उनको, वो भी आमतौर पर एडवाइस कर देते हैं कि आप डार्क ग्लासेस लगा लें, पट्टी उनके हम उतरवा देते हैं। आमतौर पर रूटीन में ये होता है कि डार्क ग्लासेस लगवाते हैं, ऑपरेशन के बाद पट्टी इनके उतार के हम उनको घर रवाना करते हैं। और एक दिन का, आमतौर पर एक दिन का स्टे होता है हमारे पास, उसमें उनको रहने की सहूलत मुयसर होती है। और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, टेस्ट वेस्ट हैं, वो भी यहाँ हो जाते हैं। तो बस रूटीन में ये है। बाज़ का किसी का कोई केस ऐसा होता है कि दूसरा दिन स्टे वो खुद करना चाहते हैं, दूर से आए हैं, तो वो भी हम उनको अलाउ कर देते हैं, वो रह सकते हैं। आई होप आप लोगों के जो सारे क्वेश्चंस होंगे, जो कन्फ्यूजन्स होंगी, वो क्लियर हो गई होंगी। और जैसे कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब जो है वो फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। उनका नंबर हम यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप चला देंगे और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपनी रिपोर्ट्स क्लियर, उनका जो स्कैन होता है वो डॉक्टर साहब को भेजेंगे और इंशाल्लाह वो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और बेटर जो है वो गाइडेंस उसकी मिलेगी। मैं सब जो कोशिश ये क्या करें ये लोग कि मुझे सुबह 9 से 12 बजे वो मैसेज कर दिया करें, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करें। मैं जैसे ही दिन में टाइम मिलता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। उसमें बहुत जल्दी ना क्या करें, क्योंकि बाज़ का दिन में मसरूफियत होती है, शाम को क्लिनिक जो करना होता है, ऑपरेशन करने होते हैं, तो शाम के वक्त ज़्यादा डिस्टर्ब ना क्या करें। सुबह दिन के वक्त आप मैसेज कर सकते हैं, जो चीज़ मालूम करना कोशिश करें। मैसेज भी वॉइस मैसेज में दे तो बेहतर है, रिटर्न मटेरियल कम दें। और बाकी अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट है, कुछ चेकअप रिपोर्ट है, वो सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन वो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, प्रिंट अच्छा होना चाहिए, क्लियर रीडेबल हो। बाज़ औक़ात वो पढ़ा नहीं जाता, बहुत इतना मध्यम होता है, तो उससे फिर कोफ्त होती है। मेहरबानी करके उनको क्लियर मैसेज दिया करें, वॉइस मैसेज दें, रिटर्न मटेरियल कम दें। और मैं कोशिश करता हूँ कि आज के जो मैसेजेस हैं वो रात 10-11 बजे तक, 12 बजे तक मैं आमतौर पर क्लियर कर देता हूँ। लिहाजा आप सब्र करें, क्या करें थोड़ा सा, क्योंकि फ़र्ज़ किया आपका मैसेज आया है आज 3-4 बजे, तो आप 5-6 बजे मुझे बार बार पूछने की बजाय वेट करें। मैं रात को आपको ऑपरेशन से फ्री होकर मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह। बाकी क्लियर मैसेज दें, ब्रीफ मैसेज दें, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। और उम्मीद है कि ये जो सर्विस है आप एंजॉय करेंगे और अपने अपने लिए, अपने वाकिन के लिए इसको काफ़ी मुफीद पाएंगे। और बाकी आपसे हमेशा गुजारिश होती है कि ये इन्फॉर्मेशन चूँकि मुफीद होती है तो लोगों से भी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हो और इस कार्य खैर में आपको भी सवाब हो। चलिए, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर, हमें इतना ब्रीफली गाइड करने के लिए और कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है मैडम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।